देखो सबसे पहले एक कीबोर्ड है और हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार, कोई भी इन चीज़ों को हम कहते हैं साज। साज कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें 7 सुर होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें 7 सुर होंगे उसको हम साज कहेंगे, और इसमें भी 7 सुर हैं ऑफ कोर्स। तो सीखने के लिए सबसे पहले क्या करो, कोई भी एक नोट पकड़ लो। मैंने एक नोट पकड़ा है, इस नोट को हम कहते हैं सी, स्टैंडर्ड सी कहा जाता है इसे। अब आप लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट मूव करो। इस वक्त मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँगा सिर्फ वाइट कीज पे। यहाँ पर क्या होगा, ये वाली की यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। इस नोट को सी कहते हैं। ये जो 2 ब्लैक नोट होते हैं इनका जो लेफ्ट मोस्ट नोट होता है उसको सी कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर एक की रिपीट हो गई। तो जब कहीं पे भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाने पे कोई भी एक की रिपीट हो जाए तो उसके बीच में हमारे पास जो भी सिस्टम बचता है, जितने भी नोट्स बचते हैं, इनको हम कहते हैं एन ऑक्टेव। इंग्लिश में ऑक्टेव, हिंदी में सप्तक कहा जाता है। ये एक सप्तक होता है और एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 सुर हमारे पास हैं। इस पियानो में, इस कीबोर्ड में इस वक्त 5 ऑक्टेव हैं। एक ऑक्टेव जब लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे बहुत बेस होता है, बहुत लो वॉइस होती है। लाइक अमिताभ बच्चन जी की वॉइस बहुत बेस है। और जैसे जैसे आप राइट मूव करते हैं पिच हाई होती रहती है, पतलापन बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल गाना जो तेरी गलियां गाना है, जो अंकित तिवारी जी ने गाया, वो गाना उन्होंने गाया है ए शार्प माइनर पे। और क्योंकि श्रद्धा कपूर ने जब ये गाना गाया था तो उनकी आवाज़ बहुत पतली है, वो ज़्यादा हाई नोट पे गाती है, तो उन्होंने डी शार्प माइनर पे गाया था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था कि लेफ्ट टू राइट अगर आप किसी कीबोर्ड में मूव करते हो तो आप पियानो की पिच, कीबोर्ड की नोट्स की पिच हाई कर रहे होते हो। इसका मतलब आगे जाके जब हम मेलोडी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे किसी भी गाने की, तो हम कीबोर्ड के राइट साइड में तब जाएंगे जब गाना हाई स्केल पे हो, हाई नोट्स पे छू रहा हो, और लेफ्ट पे तब जाएंगे जब गाना किसी बेस पे जा रहा हो। इतना समझ आया? अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है एक ऑक्टेव अपने आप में रिपीट होता रहता है, तो किसी भी एक ऑक्टेव की अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हमें सारे ऑक्टेव समझ आ जाएंगे। पर सिर्फ इतना होगा, जो राइट साइड ऑक्टेव होंगे वो हाई पिच के होंगे, जो लो साइड लेफ्ट साइड ऑक्टेव होंगे वो लो पिच के होंगे। तो सबसे पहले इस नोट को मैंने नाम दिया था सी। सबसे पहले आपको इन सारे नोट्स के नाम पता चल जाने चाहिए। इस नोट को कहेंगे सी। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे सिर्फ वाइट नोट्स पे। ब्लैक नोट्स के नाम हम बाद में देंगे, पहले वाइट नोट्स के नाम देते हैं। तो सिंपल सी डी ई एफ ऐसे नाम चलेंगे। सी, नेक्स्ट वन इज डी, ई, एफ, जी। आफ्टर जी ए और बी आ जाता है हमारा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाला, ए, बी। या फिर अगर आपको याद करने का आसान तरीका चाहिए तो ये जो 3 ब्लैक नोट्स होते हैं, इनमें मिडिल वाले के राइट वाला, ये 3 ब्लैक नोट हैं, इनमें मिडिल वाला ये, इसके जो राइट वाला नोट है इसको आप ए कहेंगे। आपको फिर कुछ नहीं करना, लेफ्ट टू राइट ए टू जी मूव करते रहना है, ए बी सी डी ई एफ जी। देन अगेन रिपीट, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। मैं चाहूँगा कि आप लोग सी से याद करें क्योंकि ये आगे जाके काम आएगा। सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी एंड सो ऑन। हिंदी में इन्हें सरगम कहा जाता है, स रे ग म प ध नि सा, और वेस्टर्नाइज वे में इन्हें सी डी ई एफ जी ए भी कहा जाता है। चाइनीज़ लोग पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ अपना ही होता है उनका। इनफैक्ट हमें यहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक पे कंसंट्रेट करना है, किसी खास थ्योरी पे नहीं। तो इनकी नेमिंग पता चली। जो वाइट नोट्स होते हैं कीबोर्ड में, इन्हें कहा जाता है कोमल स्वर, सॉफ्ट नोट्स कहा जाता है। और जो ब्लैक नोट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है तीव्र स्वर, हिंदी में, इंग्लिश में शार्प नोट्स, SHARP, शार्प नोट्स। तो अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग करने की टेक्निक ये है, जो ब्लैक नोट जिस वाइट नोट के बाद आएगा वो उस नोट का शार्प कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक नोट इस वक्त सी के बाद आ रहा है, ये सी के बाद है तो ये सी शार्प कहलाएगा। देन वी हैव डी, डी के बाद ये ब्लैक नोट डी के बाद आ रहा है तो ये डी शार्प कहलाएगा। फिर हम ई पे आएंगे, ई के बाद कोई भी ब्लैक नोट नहीं है हमारे पास, तो ये ई का कोई शार्प नहीं होता। फिर हम जाएंगे एफ पे, एफ के बाद जो ब्लैक नोट आ रहा है एफ शार्प कहलाएगा। फिर जी पे, जी के बाद जो आ रहा है जी शार्प। देन ए शार्प, ए शार्प के बाद है बी, और बी का भी कोई शार्प नहीं है, यानी कि ई और बी ऐसे नोट्स हैं जिनका कोई शार्प नहीं है। आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कि
शार्प क्यों नहीं है, एक की एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं या ऐसे नाम ही ना देते हैं। एक्चुअली जब म्यूज़िक को क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपको पता होगा साउंड जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे उसकी पिच बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल बांसुरी में जैसे जैसे हम होल्स बढ़ाते रहते हैं हमारे सुर आगे बढ़ते रहते हैं। तो सी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो सी शार्प की गुंजाइश थी, पर ई को अगर आप ज़्यादा हाई करने की कोशिश करते थे तो हम एफ पे स्विच कर जाते थे, इसलिए इनके शार्प नहीं है। तो हमारे पास 12 नोट्स आ गए, इनके नेम देख लेते हैं। सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, देन अगेन सी एंड फर्दर। इन शार्प नोट्स को एक और नाम दिया जाता है, फ्लैट कहा जाता है। तो टेक्निक फिर से सिंपल है, ये ब्लैक नोट जिस नोट के बाद आता है उसका शार्प होता है, यानी कि सी के बाद आ रहा है तो सी शार्प है, और यही नोट डी से पहले आ रहा है तो ये डी से पहले आ रहा है तो ये डी का फ्लैट हो जाता है। फ्लैट मतलब एक नोट कम हो जाना, फ्लैट होना। तो हम इसको सी शार्प भी कह सकते हैं क्योंकि सी के बाद आ रहा है, और डी से पहले आ रहा है तो डी फ्लैट भी कह सकते हैं। तो अगर मैं फ्लैट में कहने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा सी, देन डी फ्लैट, अब डी फ्लैट के बाद डी ही आएगा, डी, ई फ्लैट, ई, एफ, जी फ्लैट, जी, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, बी, देन अगेन सी, डी फ्लैट। तो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कभी पियानो नोट्स और नोटेशंस पढ़नी पड़े तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फ्लैट और शार्प कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी कीबोर्ड में। तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है नोट्स एंड सेमी नोट्स। नोट्स एंड सेमी नोट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जब हम स्केल फॉर्मेशन और स्केल क्रिएशन करेंगे तब इनका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं सेमी नोट्स क्या होते हैं। सेमी नोट, सबसे पहले आप कोई भी रैंडम की पकड़ लो। सपोज हमने की पकड़ी है डी, ये आप डी है, तो सेमी नोट्स टू द लेफ्ट, टू द हेड और टुवर्ड्स बैकवर्ड कुछ भी हो सकता है। तो डी का अगर कोई हमें बोले डी का सेमी नोट क्या है, सेमी नोट है सिंपली आप एक की राइट साइड शिफ्ट कर जाएंगे। आप यहाँ पर हो तो राइट साइड शिफ्ट करने पे डी शार्प पे आ जाओगे, सिंपल। यानी कि डी का सेमी नोट डी शार्प हो गया। पूरे कीबोर्ड में आपसे कोई भी किसी भी की का सेमी नोट पूछते हैं, सपोज आप एफ शार्प पे जाते हैं, दिस वाज एफ शार्प, और आपको कहते हैं इसका सेमी नोट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, एफ शार्प से एक नोट आगे आ जाओगे सिंपल, तो आप जी पे आ जाओगे। इसका मतलब जी इज सेमी नोट ऑफ एफ शार्प। एफ शार्प के बाद क्या आता है, जी आता है, दिस इज सेमी नोट। आप बी पे हो, कोई पूछे बी का सेमी नोट क्या होता है, तो आप बी से एक नोट आगे आ जाएंगे सी पे, तो सी इज सेमी नोट ऑफ बी। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है फुल नोट्स। फुल नोट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेमी नोट इज फुल नोट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन द नोट सी, कोई आपको बोले इसका सेमी नोट बताओ, तो सेमी नोट होगा सी शार्प, और कोई फुल नोट बोले तो आप उसी सेमी नोट से एक और सेमी नोट आगे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप सी पे थे, आप पहले एक सेमी नोट पे गए सी शार्प पे, सी शार्प के बाद एक और सेमी नोट आगे जाएंगे डी पे, तो ये फुल नोट हो जाएगा सी का। फॉर एग्जाम्पल ये सी था, सी का फुल नोट क्या होगा 1 2। अगर आप 2 स्टेप जाते हैं तो आप फुल नोट बनाते हैं, 1 स्टेप जाते हैं तो हाफ नोट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम ऑन डी, इसका कोई फुल नोट पूछेगा तो मैं बोलूँगा 1 2 ई, मैं ई पे हूँ। यू आर ऑन सपोज जी शार्प, कोई बोले इसका फुल नोट क्या होगा, तो 1 2 ए शार्प। ए शार्प इज फुल नोट ऑफ जी शार्प एंड ए इज सेमी नोट ऑफ जी शार्प। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। और एक चीज़ जो लोग अक्सर करते हैं, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, अपना कीबोर्ड लेते हैं उसमें स्केच पेन से लिख देते हैं सी डी ई एफ जी ए बी देन अगेन। आप प्लीज़ ऐसा मत करना, ये बहुत अनप्रोफेशनल चीज़ होती है। एक्चुअली आप अपने कीबोर्ड पे शायद अच्छे से प्ले कर भी ले कुछ, पर बाद में किसी और के कीबोर्ड पे प्ले करना पड़े या हाई लेवल पे प्ले करना पड़े, तो वहाँ पर आपका दिमाग जिस तरीके से ट्रेन होगा आप उस तरीके से ही म्यूज़िक को प्ले करोगे। तो वहाँ पर अगर कीज़ वगैरह नहीं लिखे होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और वैसे भी म्यूज़िक कुछ ऐसा नहीं कि आपको रटना पड़े फिर उसे बजाना पड़े, फील से जो आए उन्हें प्ले करते रहो, म्यूज़िक ही है। सो थैंक यू।